चाइना से, चाइना की नेटिव है, इंडिया की भी है, लेकिन इंडिया में इसे खरपतवार समझा जाता था। इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी लोगों को नहीं थी कि इसका किस तरह से यूज किया जा सकता है। हालांकि चाइना में इसके बारे में पहले से अवेयरनेस थी और इसका यूज जो है किया जाता था एज पेय पदार्थ, इस बेवरेजेस। लगभग 1500 साल पहले तक से चाइना में चाय का उपयोग किया जाता था। ठीक है। चाइना से ही चाय पीने का जो सिलसिला है वो रूस में गया, ईरान में पहुंचा, बिकॉज ऑफ द ट्रेड रिलेशन। सिल्क का ट्रेड होता था, रेशम का व्यापार। तो जो रेशम के व्यापारी लोग पर्सिया से जाते थे, है ना, चाइना, तो वहां पर चाय पीने को मिलती थी। तो उन्होंने देखा कि हाँ यार, ये कुछ तो है, बढ़िया चीज है। धीरे धीरे मार्केट बनने लगी पर्सिया की। यहाँ चाइना का जहां जहां से भी ट्रेड रिलेशन था, वहां वहां तक चाय पहुंच गई। ठीक है। यानी कि धीरे धीरे ये पूरा यूरोप में पहुंची, अमेरिका में पहुंची, ठीक है, अफ्रीका में पहुंची, सब जगह धीरे 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 बिकॉज ऑफ द ट्रेड नेटवर्क। कहीं ना कहीं से एक दूसरे स्थान लोग आते जाते थे, उसका फिर चस्का लगता था, फिर पीना शुरू करते थे, ये सब होता था। अब बात आती है कि भारत में चाय का कल्टीवेशन कैसे शुरू हुआ। इसकी थोड़ा सा मॉडर्न हिस्ट्री से कोरिलेट करके बताएंगे, है ना। यहाँ पर चाय की ग्रोथ के लिए अच्छी क्लाइमेटिक कंडीशन देखने को मिलती भारत में। जो भी कंडीशन चाय के लिए है, अभी हम उस पर डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर उगती भी थी, लेकिन उसको जो है ना जानवर खाते थे ना इंसान जानता था, तो उसको काट के ऐसे फेंक दिया जाता था, घास फूस फालजी की समझा जाता था इसे। लेकिन लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के समय 1776 में उन्होंने कहा कि भारत में चाय के कल्टीवेशन को शुरू किया जाए। ऐसा यहाँ पर ऐसा यहाँ पर सिस्टम इस्टेब्लिश किया जाए कि टी यहाँ पर टी कल्टीवेशन किया जा सके। और उसके लिए पुख्ता अरेंजमेंट बनाने के लिए धन की मांग भी किया था, लेकिन वो रिजेक्ट हो गया। फर्स्ट टाइम डिमांडेड बाय वारेन हेस्टिंग टू ओपन कल्टीवेशन ऑफ टी इन इंडिया in 1776, but the demand was rejected by the British government। उसका कारण ये था कि लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ऑलरेडी इनफेमस फॉर द करप्शन एक्टिविटीज। दूसरा बात जो सबसे बड़ी बात थी कि ऑलरेडी चाइना से जो इनका ट्रेड रिलेशन चल रहा था, अच्छा खासा इनको वहां से माल मिल जाता था, चाय मिल जाती थी, तो इनको कोई ऐसा इशू नहीं लगता था कि ठीक है, अरे ठीक है, मिल तो जा ही रहा है, चाइना इतना अच्छा प्रोडक्शन कर रहा है, तो हमें क्या जरूरत है कि वहां से यहाँ पर ये सब नया सिस्टम शुरू करें। जब तक हमें मिलता रहता तब तक हम नया सिस्टम कहाँ शुरू करते हैं, है ना। तो फिर 1833 में क्या हुआ था कि 1833 में भी 1813 में भी एक बात आई थी कि मोनोपोली खत्म कर दिया जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी की। लेकिन दो जगह छोड़ दी गई थी, चाय से व्यापार, चाय का व्यापार, और चाइना से व्यापार, है ना, टी एंड चाइना, है ना, से जो ट्रेड है उसको वहां पर कंटिन्यू रखा गया था। लेकिन 1833 में गवर्नमेंट चार्टर एक्ट 1833 के तहत ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ, कौन थे गवर्नर जनरल, दिव्यांशी, उस समय कौन थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? नहीं याद है?
नहीं सर। नीलिमा, मॉडर्न हिस्ट्री नहीं पढ़ी थी? बहुत डिटेल में पढ़ाया था हमने मॉडर्न हिस्ट्री। वीडियोज हैं। नहीं है? अच्छा, नीलिमा, कौन थे गवर्नर जनरल? बहुत फेमस आदमी थे भाई ये। सर अच्छा, यहाँ कार्नवालिस आ गए। नहीं सर, हम्म तो बराबर क्या याद दिक्कत नहीं है। आ रहा। सोनू, हाँ हाँ, राइट देवेंद्र जी, बहुत बढ़िया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक। किचन में है अभी, थोड़ी देर में। ठीक है, देखो देवेंद्र जी पढ़ना शुरू कर दी। तुम लोग नहीं पढ़ रहे हो। रिवीजन नहीं होता, रिवीजन, जो कि बहुत जरूरी है। तो उसके बाद जब मोनोपोली खत्म हो गई इनकी, उसके बाद चाइना की गवर्नमेंट ने इनके साथ लाइसेंस रिन्यू ही नहीं किया। ठीक है, और इस वजह से अभी ये चाइना से ट्रेड नहीं कर पा रहे थे। चाय की ट्रेड का लाइसेंस रिन्यू ही नहीं किया। तो अब इनके पास एक चैलेंज था कि भारत में चाय को उगाया जाना चाहिए। ठीक है, असम की घाटी में सबसे पहले चाय की खोज, चाय की जंगली वाली वैरायटी वाइल्ड टी पहले ही हो गई थी। 1821 में चाय की जंगली वैरायटी की खोज असम घाटी में, ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस द्वारा किया जाता है। ये जो चाय है चाइना की चाय से डिफरेंट थी। ठीक है, अलग पत्ता, पूरा सरपत की तरह लंबे लंबे पत्ते इसके, जबकि वो वाली चाय दूसरी तरीके की होती है। ऐसे ये वाली ऐसे ऐसे अलग तरह की स्मेल भी इसमें होती है, अलग तरह की, है ना। लेकिन इसकी कीमत कोई बहुत खास नहीं थी, लेकिन एक होप था, है ना, कि ये चाय से कुछ काम हो सकता है, क्योंकि असम में इस जो जंगली चाय की वैरायटी थी, है ना, जिससे बनाते थे, इसे कहते थे फिनैप। और कुछ जनजातीय लोग इसको पीते थे। ठीक है, चाय पीने वाली पहली जनजाति भारत में। ठीक है, सिंगपोज और खमतिस, ये सब पीते थे इसकी चाय। असम में जनजाति लोग हैं, उन्हीं से पता चला था कि इसको चाय के तौर पर पिया जा सकता है। ठीक है, ये चाय की पत्तियों को इसी को लाते थे, इसी को उबालते थे, और उसमें चीनी वीनी, मतलब जो भी गुड़ वुड़ डाल करके, चीनी तो नहीं होता, हाँ, गुड़ वुड़ डाल करके अपना कुछ उगाते थे, करते थे। लेकिन अभी क्या था कि जब वहां पर बंद हो गया, तो ये हुआ कि अब भारत में चाय उगाई जाए। ठीक है, तो भारत में सबसे पहले चाय की बागानी खेती 1835 में असम के लखीमपुर में, असम के लखीमपुर में शुरू की गई, और खेती के बाद में इसको बेचा गया इंग्लैंड की पहली बार 1838 में इसको इंग्लैंड भेज दिया गया। ठीक है,
और देखा गया कि भाई क्या है इसका रिस्पांस। ठीक है, लेकिन ये चाय इतनी फेमस नहीं हुई, है ना, मजा नहीं आई। सर इसे गौती जंगली चाय चाय। बोलते हैं। हम्म। इसे गौती चाय बोलते हैं। कौन सी चाय? गौती चाय, गौती ग्रास। गौती। गौती चाय। गवत सर, गवत गवत ग्रास। इसे यहाँ फिनैप कहते हैं। तुम्हारे यहाँ गौत कहते हैं क्या हाँ सर, मराठी में? चाय। हम्म। जी सर। अच्छा, तो इसके लिए ब्रिटिश सरकार ने कहा नहीं, हम तुमको कोई फंड नहीं देंगे कि इस खेती के लिए तुमको कुछ हम ऐसा नहीं करने वाले। लेकिन बाद में धीरे 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 डोमेस्टिक मार्केट इसकी बढ़ने लगी। विदेश में उतना डिमांड नहीं थी, लेकिन भारत के अंदर लोग चाय पीना सीखना शुरू कर दिए। ठीक है, धीरे धीरे फैलने लगा, और धीरे धीरे फैलते 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 एक अच्छा फैलाव हो गया इसका। और भारत के अन्य राज्यों में भी चाय उगाई जानी शुरू हो गई। विभिन्न प्रकार की वैरायटी की खोज का एक क्या कहते हैं, बूम सी आ गई। चाय एक ऐसा नशा हो गया कि लोग बिना पिए अब रह ही नहीं सकते, है ना। और इस तरह से ये दार्जिलिंग में, असम के बाद दार्जिलिंग में, सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में, है ना, तमिलनाडु में नीलगिरी वाले सेक्शन में, कर्नाटका में, इन सब जगहों मतलब पश्चिमी घाट वाले क्षेत्र में, हाँ, उत्तराखंड के दून वैली में, दून घाटी में, रांची में, पाट पठार पर। रांची वाली बहुत घटिया होती है ना चाय, जंगली एकदम खराब, मिट्टी अच्छी नहीं होती इस कारण। छत्तीसगढ़, सॉरी झारखंड, है ना। तो इस तरह से चाय के एक तरह से पूरा क्या कहते हैं, विस्तार शुरू हो गया भारत में, एडिक्शन शुरू हो गया। और कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश की है, वहाँ पर भी उसका इशू भी चल रहा है। कांगड़ा वैली टी, जो कांगड़ा टी है उसका कल्टीवेशन दिनों दिन कम होता जा रहा है ना। हिमाचल प्रदेश चाय के प्रोडक्शन में अच्छा था, दिनों दिन हिमाचल प्रदेश की जो चाय है वो कम होती जा रही, निम्नीकृत होती जा रही, जबकि उसके पास उसमें काफ़ी मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती हैं। क्यों? लेकिन अभी इस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, कांगड़ा वैली में क्या कहते हैं, टी फेलियर एक बहुत बड़ी समस्या है। और कांगड़ा वैली में सबसे पहली बार जब चाय उगाई गई, कांगड़ा टी की खोज हुई 1852 में। ठीक है, 1852 में इसकी खोज हुई थी। ठीक है, और 1905 में इसके कल्टीवेशन क्या कहते हैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया, है ना। 1905 में अर्थक्वेक आने के कारण, भूकंप आने के कारण लगभग 20 वर्षों तक यहाँ पर चाय खेती फिर नहीं हुई। नेचुरल डिजास्टर इतना भयानक हुआ था। बीच बीच में कुछ इशू होता रहता है। अभी का मामला कुछ दूसरा है, पहले का मामला कुछ दूसरा था। अब हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, है ना, चाय के बारे में। ये तो था इसका इतिहास। वैज्ञानिक नाम इसका होता है कैमेलिया सिनेंसिस। कैमेलिया सिनेंसिस। दुनिया में पानी के बाद अगर कोई चीज ज्यादा पी जाती है, सबसे ज्यादा, तो वो है चाय। ठीक है, सेकेंड मोस्ट वाइडली कंज्यूम्ड लिक्विड कह सकते हो, बेवरेजेस इन द वर्ल्ड। दूसरी चीज, ये एवरग्रीन प्लांट है, लेकिन बट
मेनली ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक कंडीशन। इसको चाहिए उष्ण एवं उपोष्ण अथवा एवं नहीं अथवा उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, यानी तापमान इसको अच्छा चाहिए होता है। कितना? लगभग 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसके लिए आदर्श है। ठीक है, मतलब आदर्श क्या मतलब इसके ऊपर नहीं चल पाएगा। 27 डिग्री सेल्सियस ये जो ट्रॉपिकल कंडीशन है ये सही है ना। 27 डिग्री सेल्सियस मिनिमम टेम्परेचर 13 डिग्री सेल्सियस के नीचे और 32 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चाय डोरमेंसी की शिकार हो जाती है ना। अगर 13 डिग्री सेल्सियस के नीचे है तो उसे कहते हैं विंटर डोरमेंसी, शीतकालीन सुसुप्ता एक समस्या है। अब पाला मार जाए तब भी यही हो जाता है, ग्रोथ रुक जाती है चाय की, आगे नहीं बढ़ सकती है। तो तापमान इसको ये चाहिए, सबसे आदर्श तो ये है, लेकिन रेंज इसकी 13 डिग्री सेल्सियस तक। हालांकि जंगली वाली उगाएगी अच्छी वैरायटी के लिए तो 27 से मैक्सिमम टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस की रेंज का चाहिए। मिट्टी इसको चाहिए लेटराइट है ना, एंड एसिडिक सॉइल, यानी पर्वतों का ढाल वाला क्षेत्र हो। पानी रुकना नहीं चाहिए, पानी बरसना भी चाहिए। यहाँ फुहार स्प्रिंकल टाइप का पानी बरसे तो बहुत अच्छी बात है यहाँ। ठीक है, नहीं तो तब भी उगाती है, ऐसा नहीं है कि तब नहीं उगेगी अगर नहीं होगा तो। ठीक है, अगली बात रेनफॉल कितना चाहिए। लेटराइट सॉइल, लेटराइट सॉइल पीएच वैल्यू जो होती है मतलब कि थोड़ा एसिडिक। पीएच वैल्यू कैसी होगी? अम्लीय, एसिडिक अम्लीय होनी चाहिए। 4.5 से 5.5 पीएच तक की वैल्यू वाली मिट्टी इसके लिए है। और स्लोप ग्रेडियंट होना चाहिए, ढाल प्रवणता। ठीक है, स्लोप आवश्यक है इसके लिए। ठीक, रेनफॉल इसको बारिश भी ठीक ठाक चाहिए। जो एनुअल रेनफॉल इसको चाहिए वो 150 टू 300 सेंटीमीटर, 150 से 300 सेंटीमीटर की वर्षा इसको चाहिए। ठीक है, सॉइल में कैल्शियम इसका जहर है, इसलिए मिट्टी में कैल्शियम नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, ये शेड लविंग प्लांट है, छाया प्रेमी फसल है। अगर इसके किनारे किनारे, जैसे मान लो यहाँ पर एक खेत है चाय का, और इसके किनारे किनारे खेत के ऊंचे वृक्ष प्लांट कर दिए गए हों, पॉपुलर वगैरह लगा दो, है ना, तो ये ज्यादा अधिक रफ्तार से ग्रो करता है और ज्यादा हेल्दी पौधा होता है। शेडी ट्रीज, इसीलिए इसे कहते हैं क्या कहते हैं, शेड लवर प्लांट। ठीक, तो ये हो गई इसकी हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन और क्या क्या चाहिए होता है इसके लिए।
अब हम बात करते हैं भारत की स्थिति। दुनिया में दूसरे नंबर पर हम चाय के सबसे बड़े उत्पादक राज्य हैं। पहले नंबर पर कौन है? चाइना। ठीक है, जो लगभग क्या कहते हैं, औसतन अगर हम बात करें तो 1300 मिलियन किलोग्राम के करीब, मिलियन किलोग्राम करीब प्रतिवर्ष जो है उत्पादन करते हैं। ठीक है, बहुत होता है ये। चीन उत्पादन करता है सर ये? ये चाइना। नहीं 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 नहीं, हम लोग करते हैं। भारत लगभग 1300 मिलियन किलोग्राम चीनी का उत्पादन हम सालाना करते हैं। ठीक है, दक्षिण भारत में धीरे धीरे भी बूस्ट कर रहा है ये चाय का प्रोडक्शन, है ना। और इस कारण से बायोडाइवर्सिटी भी प्रभावित हो रही है। पश्चिमी घाट की जैव विविधता, बिकॉज ऑफ द राइजिंग प्लांटेशन ऑफ टी एंड कॉफी, चाय एवं कहवा की बढ़ती खेती के कारण जो है वहाँ के पेड़ काट काट करके वहाँ पर चाय के बागान तैयार किए जा रहे हैं। इस कारण से जैव विविधता को भी जो खतरा देखने को मिल रहा है। भारत का जो लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर स्टेट है वो असम ही है। दुनिया में अगर हम देखें ग्लोबल प्रोडक्शन में भारत 23% अकेले शेयर करता है चाय का उत्पादन। यहां से प्री का भी एक क्वेश्चन बना था 2017 में। पीसीएस ने पूछा था कि आईएएस ने पूछा था, ये नहीं ध्यान आ रहा है। पूछा था कि सीरीज से लगाने के लिए पूछा था चाय के उत्पादक देशों को घटते क्रम में। तो उसमें है चाइना, केन्या, है ना, श्रीलंका, सॉरी चाइना के बाद इंडिया, है ना, केन्या, श्रीलंका, इंडोनेशिया भी आएगा शायद। हाँ? इंडोनेशिया नहीं आएगा? टर्की, है ना, और इंडोनेशिया, ब्राजील, है ना, ऐसे हैं। भारत के स्टेट की अगर बात करें, है ना। अच्छा, एक चीज और है, ये जो है 3 तरह की होती है ना, ब्लैक टी, ग्रीन टी, वाइट टी, कलर के हिसाब से 3 तरह की होती है। तो ब्लैक टी जो हम लोग पीते हैं, है ना, हालांकि सबसे ज्यादा फायदा तो करती है ग्रीन टी, है ना, लेकिन हम लोग को मजा आती है पीने में ब्लैक टी। हम तो इसे चाय पीते ही नहीं, बहुत रेयर पीते हैं, कम। कोई मतलब एडिक्शन नहीं है कि चाहे हमको 4 दिन ना मिले, 5 दिन ना मिले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है चाय पिया कि नहीं पिया। चीनी की कमी ना हो जाए इसलिए कभी कभी पी लेता हूँ, है ना, शुगर की कमी ना हो जाए शरीर में, क्योंकि मिठाई भी बहुत कम खाता हूँ। तो भारत में अगर देखा जाए तो लगभग 16 राज्यों में चाय का उत्पादन किया जाता है, जिसमें सीक्वेंस से अगर हम इसको लगाएं, असम, ये भी पूछा जाता है प्री में भी, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, एंड केरला। ठीक है, ये इन 16 राज्यों में 4 शीर्ष उत्पादक हैं।
ठीक है, असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और केरला, जो कलेक्टिवली 95%, ठीक है, चाय का उत्पादन कर लेते हैं, चारों अकेले ही। असम में बहुत बड़े रीजन हैं इसके चाय के उत्पादन के, हैं, लगभग लगभग पूरा असम ही है, आता है इसमें। वेस्ट बंगाल में जो पहाड़ी वाला क्षेत्र है, 3 जगह, दार्जिलिंग, तराई और दुआर, तराई दुआर। तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ी वाला क्षेत्र और मदुरई, कोयम्बटूर, ये सब हैं जहाँ पर उगाया जाता है। और केरल में लगभग पूरे केरल में ही उगाया जाता है, वायनाड से लेके कन्नौर तक, पालघाट, सब जगह। कर्नाटक में भी उगाया जाता है, कुर्ग रीजन है जहाँ से कावेरी नदी निकलती है, पहाड़ी है ना, हासन और चिकमंगलूर, ये सब हैं। तो एक तो हो गया इसका। ब्लैक टी का दुनिया में सबसे नंबर 1 पर प्रोडक्शन हम करते हैं, भारतीय। पूरी दुनिया में ब्लैक टी के सबसे बड़े जो है प्रोड्यूसर हम भारतीय हैं। ओवरऑल चाय में दुनिया में चौथे नंबर पर सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं, 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द टी इन द वर्ल्ड, ठीक है। और भारतीय चाय के जो सबसे बड़े इंपोर्टर्स हैं वो है रसिया, यूएई तथा ब्रिटेन। रूस, यूएई तथा ब्रिटेन भारतीय चाय के सबसे बड़े इंपोर्टर हैं, ठीक है। और हाँ, ये तो बस इतना ही इसके लिए इम्पोर्टेंट सर है। ये नाम रिपीट कर दीजिए इंपोर्टर के। रसिया, यूएई और ब्रिटेन, ठीक है। चाइना और केन्या से बड़ी कंपटीशन है हमारी, है ना। हम भले प्रोडक्शन बहुत अधिक करते हो, है ना, लेकिन केन्या धीरे धीरे ग्रो कर रहा है अपने एक्सपोर्ट में, ठीक है। तो वो एक अच्छी कंपटीशन हमको देता है। अब बात करते हैं वैरायटीज की। टेस्ट और फ्लेवर के आधार पर, है ना, और कलर के आधार पर, रीजन के आधार पर अलग अलग तरह से कैटेगराइज किया गया है। ये इतना मैटर नहीं करता, ना ही इतना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। लेकिन जो अगर रीजन के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो मेनली 3 रीजन हैं जो आते हैं इसके लिए, मेजर वाले। कांगड़ा वाला रीजन अभी डिक्लाइन कर गया है। दार्जिलिंग टी, दार्जिलिंग टी, असमी टी, साउथ में नीलगिरी टी, ठीक है। और बहुत कम मात्रा में कांगड़ा टी को भी रख सकते हो, रांची टी को भी रख सकते हो। रांची टी इसलिए खराब है क्योंकि वहाँ की सॉइल क्वालिटी बहुत खराब। और कांगड़ा वाला इशू अभी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। दार्जिलिंग टी की बात करें, इसकी तो ये रीजन इतना नहीं पूछा जाएगा कि कहाँ आप क्या लिखो, ये सब बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बस ये मान लो कुर्सियोंग, सिलीगुड़ी, कालिम्पोंग, है ना, ये सब जगहें हैं जहाँ पर इसको उगाते हैं। ये 600 से 2000 मीटर की ऊंचाई पे उगती है, ठीक है। सर
जिसे जीआई टैग भी मिला हुआ है। दार्जिलिंग चाय को जीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैग भी मिला हुआ है 2004 से 5। ठीक है। सर कुछ जगह के नाम बताए थे भी आपने, बता दिए। हम्म। जगह के नाम बताए थे 600 से 2000 मीटर से ऊपर, पहले कुछ जगह के नाम बताए थे। 600 से 2000 मीटर के ऊपर ये कालिम्पोंग, कुर्सियोंग, सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग में उगाई जाती है। इसकी खास बात यह है कि ये कूल एंड मॉइस्ट क्लाइमेटिक कंडीशन में भी उगाती है, यानी 2000 मीटर की ऊंचाई अच्छी ऊंचाई होती है। ठीक है। इसका प्रोडक्शन ज़्यादा अच्छा होने का कारण भी यही है ना। और सिक्किम वाला रीजन जो है वहाँ पर भी इस वैरायटी की चाय उगाई जाती है, यानी सिक्किम की चाय जो होती है वो दार्जिलिंग टी वाली वैरायटी होती है। ये ठंडे में उग सकने वाली चाय होती है, इसलिए एवरग्रीन टी है, पूरे साल प्रोडक्शन देने वाली चाय है। और इसको जीआई टैग 2004-2005 का मिला हुआ है। ठीक है। ये अकेले 0.7% भारत की मतलब चाय उत्पादन में कंट्रीब्यूट करती है, छोटा मात्रा है ना। लेकिन इसका एक्सपोर्ट क्या कहते हैं बेस्ट क्वालिटी की चाय के तौर पर होता है। इसको सबसे ज़्यादा खतरा है, इसको जो सबसे बड़ा कंपटीशन देता है दार्जिलिंग टी को, वो है नेपाल टी, नेपाल की चाय। ये इसके लिए एक थ्रेट है, उसका बढ़ता प्रोडक्शन, क्योंकि वो भी ऐसे उग सकता है। उसका टेस्ट, उसकी क्वालिटी थोड़ा यहाँ से ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, इसलिए उसको वहाँ से इनको एक चैलेंज मिलता है। अगली बात, ये जो दार्जिलिंग टी है पॉलिटिकली सेंसिटिव टी है वहाँ की, ये भी राजनैतिक संवेदी फसल है। इसके कारण बड़े इशू हैं, क्योंकि बंगाल में दो तरह का क्षेत्र है, एक है पहाड़ी और एक है मैदानी। और पहाड़ी क्षेत्र वाले अपने आप को इंडिपेंडेंट करने के लिए बहुत दिन से लगे हुए हैं, और वो नहीं शेयर करना चाहते हैं अपनी पूंजी, अपनी चीज़ें दूसरी जगहों पर, स्पेशल सुविधा अपने आप को लेना चाहते हैं। क्योंकि भारत में जो भी पर्वतीय क्षेत्र हैं उनको स्पेशल स्टेट का दर्जा दे करके 7% बजट का अनुदान डिस्ट्रीब्यूट होता है जिनको स्पेशल स्टेट का दर्जा मिला हो। तो वो इस कहते हैं कि हम भी तो हैं पर्वतीय क्षेत्र हैं, दार्जिलिंग पूरा ये जितना हम रीजन बताए अभी 4-5 नाम, यहाँ पर गोरखा लैंड मिला करके बनाना चाहते हैं। गोरखालैंड डिस्प्यूट चल रहा है काफी लंबे समय से, तो ये लोग उस पर पूरा चाय के बागानों पर कब्जा कर लेते हैं, अतिक्रमण कर लेते हैं, फैक्ट्रियों में आग लगा, मतलब जहाँ पर इनको प्रोसेस किया जाता है वहाँ अगर विदेशी हैं, बाहरी हैं, तो उनको प्रतिबंधित उनको घेराव कर लेते हैं। बीच बीच में एक्टिविटीज इनकी चलती रहती है, फोर्स लगानी पड़ती है, भारत सरकार को भी वहाँ पर सेना भेजनी पड़ती है, पुलिस प्रशासन कुछ कर नहीं पाता इसका। ममता बनर्जी परेशान रहती हैं यहाँ से, और वो चाहते हैं कि नहीं हमको अलग करो, गोरखालैंड बनाना है हमको, हम अलग हैं क्लाइमेटिक कंडीशन से, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का फ़ायदा इनको नहीं मिलना चाहिए। जैसे कि उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश से अलग हुआ जिन नियम और शर्तों पर, उसी नियम और शर्तों पर ये भी अलग होना चाहते हैं। इस कारण से इस प्रोडक्शन को दूसरा नेपाल के बाद में कंपटीशन तो ठीक है, ये दूसरा थ्रेट है
जो कि एक बहुत बड़ी बृहद समस्या है और एक राजनीतिक समस्या भी है। इस कारण से भी इसके प्रोडक्शन को जो है दिक्कतें हो रही हैं। तीसरी बात यह है कि जो यहाँ की चाय है, वहाँ पर जो वर्कर्स हैं उन ये बहुत ही घटिया काम होता है। चाय की पत्तियों को तोड़ना, अच्छी अच्छी पत्तियाँ ढूंढ ढूंढ करके तोड़ना एक घटिया काम है। ठीक है, तो उनका जो पेमेंट है बहुत कम है। मतलब 8 घंटे का जान तो कितना रुपया है, 95 रुपीज पर डे। सोचो, हालांकि इसको बढ़ाया भी गया, बढ़ाया गया तो कितना बढ़ाया गया, बढ़ा करके इसको अभी क्या कहते हैं, ये तो बहुत समय तक रहा। अभी करंट में इनको देते हैं 321 रुपया। ठीक है, 2015 से ये 321 रुपया हो गया है। लेकिन अभी भी देखा जाए तो महंगाई के हिसाब से बहुत कम है। ये सजेस्ट किया गया है लेकिन अभी लागू नहीं हुआ है। ये गवर्नमेंट ने सजेस्ट किया है कि इतना दो भाई, मिनिमम जो वेज है टू वर्कर्स इतना बोला। प्राइवेट जॉब में भी मिनिमम पेमेंट जो है स्किल्ड एंड नॉन स्किल्ड कैटेगरी में जो देने के लिए कहा गया है, कोई कंपनी देती नहीं है ना। अभी हमको स्केल तो नहीं याद है, लेकिन प्राइवेट कंपनी में भी है कि अगर आप स्किल्ड हो, है ना, तो आपको मिनिमम इतनी तनख्वाह तो उनको देना ही पड़ेगा। लेकिन कौन जो है कहते हैं चेक करने जाता है, कोई कुछ नहीं करता है ना। तुम ज़्यादा कानून बताओगे तो तुमको निकाल के बाहर कर देगा, कहेगा जाओ तुम, तुम्हारी तरह बहत्तर घूम रहे हैं, है ना। तो और कोई कंप्लेन भी नहीं करता, सब अपनी नौकरी के चक्कर में पड़े रहते हैं, कौन कंप्लेन करेगा। इसलिए इसका कुछ खास हो नहीं पा रहा है। और ऐसे वहाँ पर भी है, नियम बनाया गया है लेकिन कुछ फॉलो नहीं होता। सब पुराने वेजेस पे ही काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो जाओ हम दूसरा हायर कर लेंगे। नेपालियों को पकड़ लाते हैं, उनको नौकरी दे देते हैं। वो लोग इस 95 रुपीज पे काम कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर की करेंसी उनसे मजबूत है। अगर ये नाटक करेंगे जो है 100 रुपए में, तो वहाँ वाले हैं वो कहेंगे हम काम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि लगभग 6 रुपया होता है, 5.5-6 रुपया ऐसे करीब होता है भारत का 1 रुपया। तो वो वहाँ पर आकर के एक दिन भर में 600 रुपया कमा के चले जाएंगे। तो ये जो है उसके हिसाब से फिर इन बेचारों को उसी पर काम करना पड़ता है। क्योंकि बारगेन के गोरखा वालों को हम वहाँ बुला लेंगे, नेपाली बुला लेंगे, जाओ तुमको नहीं देंगे नौकरी, जाओ। तो इस कारण से वहाँ के वर्कर्स को इस पर काम करना पड़ता है। तो ये भी एक समस्या है, मिनिमम वेजेस की प्रॉब्लम। ये भी एक बहुत चरम इशू है। सेम इशू आसाम की चाय पर भी लगता है। ठीक है, जो इंग्लैंड में जो सबसे बड़ी मार्केट है वो आसाम की चाय की है। यहाँ पर 2 वैरायटी हैं, ठीक है, चाय की। एक है कैमेलिया सिनेंसिस, चाय मतलब कि चाइना वाली असम टी में, ठीक है, कैमेलिया मान लो, है ना, सिनेंसिस एंड असैमिका नाम की 2 वैरायटी उगाई जाती। एक है नेटिव इंडियन, दूसरी चाइनीज वाली है। दोनों यहाँ पर उगाई जाती हैं, मेजर कंट्रीब्यूटर है ये। इसी तरह से नीलगिरी वाली चाय जो है, ये नीलगिरी माउंटेन रीजन, तमिलनाडु, वेस्टर्न घाट की पहाड़ियों को तमिलनाडु में नीलगिरी कहा जाता है।
वहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन फेवरेबल है ना, क्योंकि ये रीजन में टेम्परेचर ठीक ठाक रहता ही है, इक्वेटर के करीब का रीजन है ना, तो यहाँ पर चाय का प्रोडक्शन अच्छा हो जाता है। यहाँ पर 1000 से 2500 मीटर की ऊंचाई तक तापमान तब भी ठीक रहता है ना, और रेनफॉल यहाँ 60 से 90 इंच होती है, ठीक ठाक वही मतलब है ना। तो 1000 मीटर से 2500 मीटर की ऊंचाई तक यहाँ पर चाय का कल्टीवेशन होता है। ठीक है, भारत में जितना भी चाय का एक्सपोर्ट किया जाता है 50% उसमें नीलगिरी चाय का कंट्रीब्यूशन होता है। अगला बात करते हैं हम लोग इसकी, एक और है वाइट टी। ठीक है, व्हाइट टी का मेजर प्रोड्यूसर रीजन है, ये दुर्लभ चाय है, बहुत कीमती होती है ना। इसे इसका इसका सबसे बड़ा उत्पादक है त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा का गोलकपुर स्टेट, गोलकपुर को टी स्टेट भी कहा जाता है। ठीक है, गोलकपुर टी स्टेट त्रिपुरा, ये व्हाइट टी का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर रीजन है। ठीक है, बाकी इसमें कोई और खास बात नहीं देखने को मिलती है। चाय से आते हैं कांगड़ा वाली चाय की बात करते हैं, कांगड़ा टी। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट कुल्लू मनाली ये सब, वहाँ कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल की चाय है, और ये बहुत सारी दिक्कतों से ग्रसित है, इस कारण से इसका प्रोडक्शन कम होता है। यहाँ पर काली एवं हरी दोनों प्रकार की चाय का उत्पादन होता है। ठीक है, ब्लैक टी एंड ग्रीन टी दोनों का ही प्रोडक्शन यहाँ से होता है। व्हाइट तो केवल यहीं से होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो चाय का प्रोडक्शन शुरू हुआ था 1848 से शुरू हुआ था, है ना। चाइनीज वैरायटी कैमेलिया सिनेंसिस यहाँ पर उत्पादित की जाती है, वही यहाँ पर उगाई जाती है, लेकिन इसका क्वालिटी थोड़ा चाइना की क्वालिटी की तरह है, क्वालिटी इसकी अच्छी है। तो फिर क्या कारण है कि इसका प्रोडक्शन डाउन हो गया, डाउन होता ही जा रहा है, जब इसकी क्वालिटी चाइना की क्वालिटी के टक्कर में है, टेस्ट और इसका स्मेल भी यूनिक है, और ठंडे क्षेत्रों में चाय का वैसे भी बहुत बड़ा टसन है, तो क्या दिक्कत है। ठीक है, दूसरी बात जो है, अभी रिसर्च में पाया गया, इसका इस्तेमाल इस टेस्टिंग करने के लिए भी गया कि कोविड-19 की दवाई कांगड़ा चाय से बनाने का जो है प्रयत्न किया जा रहा है। ठीक है, हाँ, कोरोना वायरस की मेडिसिन कांगड़ा चाय से बनाई जा रही है। तो इसलिए ये एक अच्छा मुद्दा हो सकता है कि पेपर में कुछ जो है कहते हैं पूछ ले। इसके अतिरिक्त ये जो HIV पेशेंट्स हैं
उनको सजेस्ट किया गया है कि आप रेगुलर ये चाय पीजिए, क्योंकि ये बॉडी में एंटीऑक्सीडेंसी डेवलप करती है, बीमारी, रोग प्रतिरोधक क्षमता, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करती है। ठीक है, तो उनको भी सजेस्ट किया गया है कि आप जो है इसको क्या कहते हैं, जो HIV पेशेंट्स अगर इसको पिएंगे तो उनको जल्दी बीमारी नहीं होगी। इसके अतिरिक्त लगभग 60 तरह की ऐसी दवाइयां हैं जिसमें कांगड़ा की चाय का इस्तेमाल किया जाता है। मैं हैवी मेडिसिनल यूज है कहने का मतलब इसके अंदर। तो फिर क्या दिक्कत है भाई, इतना बढ़िया चीज है ये। हाँ, सोमरस, क्या सोमरस यही है? कि कुछ और होता है सोमरस? सोमरस ये नहीं होता। सोमरस बनता है यूफेड्रा spp से, वो अलग चीज, रेयर क्वालिटी है, दूसरी चीज है, वो भी यहीं पाया जाता है, तिब्बत के पठारी हिमालय में पाया जाता है। हिमाचल प्रदेश के अतिरिक्त अगर ये कहीं पर उगाई जाती है तो उत्तराखंड में भी जो है उगाई जाती है इस तरह की चाय। हम गए थे घूमने तो वहाँ चाय के ऐसे बागान बड़े खुशबू वाले देखने को मिलते थे वहाँ हिमाचल में, बड़ा खुशबू मारता था, स्निग्ध सी। तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, व्हाट आर द इश्यूज फॉर द डिक्लाइन ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ कांगड़ा टी इन इंडिया, जबकि इसकी बहुत बड़ी डिमांड है इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। तो उस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर जो होता है, फ्रीक्वेंट नेचुरल डिजास्टर्स, प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं यहाँ कौन कौन सी होती होंगी? अवलांचे हो जाता है, यानी जैसे ये ढाल पर ही होती है, यहाँ पर चाय। और क्योंकि हिमाचल प्रदेश जो है लघु हिमालय वाला सेक्शन है ना, लोअर या लेसर हिमालय वाले पार्ट में है, और यहाँ पर बर्फ भी पाई जाती है, तो ये बर्फ की सिल्लियां सरकते हुए आती हैं और बहुत नुकसान करती है ऊपर से। ठीक है, हिम स्खलन, ठीक है, ग्लेशियल फॉल, है ना, हिमक्षरण, हिमानियों की रगड़, हिमानियों की रगड़, बाबा। तो ये एक बहुत दिक्कत के कारण है, दुविधा का कारण है ना। दूसरी चीज, यहाँ पर जब लगातार बर्फबारी हो जाती है, स्नोफॉल, तो जब ज्यादा स्नोफॉल हो जाती है तो ये जो है इसकी पत्तियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, टूट जाती हैं, है ना, भार के कारण, है ना। तो यह भी एक नुकसान के कारण बनता है। विंटर डोरमेंसी जो होती है वो भी क्या कहते हैं, इसके चपेटे में आ जाती है। ठीक है, विंटर डोरमेंसी जैसी घटनाएं भी इसमें देखने को मिलती हैं। दूसरा, लेबर प्रॉब्लम्स, श्रमिक समस्या। यहाँ पर लेबर की अवेलेबिलिटी ही नहीं,
जो सस्ता श्रम चाहिए होता है पत्तियों को तोड़ने के लिए, उसमें से वो सब निकालने के लिए, है ना, नॉन स्किल्ड लेबर, ये इस क्षेत्र में पॉपुलेशन कम होती है ना, और इस तरह का बोरियत भरा काम कोई करना नहीं चाहता है। तो यहाँ पर नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर ड्यूरिंग द प्लकिंग पीरियड, क्योंकि पत्तियों की तुड़ाई जो है यहाँ पर पूरे साल तो होती नहीं है, जब टाइमिंग है तब लेबर हायर करना होता है ना। दार्जिलिंग की चाय जैसे है पूरे साल काम कर रही है, असम की चाय है पूरे साल है, लेकिन ये हिमाचली चाय गर्मी में उगती है, ठंडी में दिक्कत है। तो गर्मी में ठंडी आने के पहले तक इस चाय को तुड़ाई कर लिया जाता है, ठंडी भर सीजन खाली रहता है। तो बस इसका जो पीरियड है वो एक शार्ट ड्यूरेशन है, और शार्ट ड्यूरेशन के लिए लेबर इसको मिल नहीं पाते हैं। अगर परमानेंट काम चले तो लेबर को परमानेंट काम मिल रहा है, नहीं तो कोई ना कोई अपना दूसरा काम ढूंढ लेते हैं, है ना, उनको कोई वही नहीं रह जाता इसके लिए। तो लेबर प्रॉब्लम भी यहाँ पर एक इशू है, परमानेंट काम नहीं तो लेबर भी नहीं, पॉपुलेशन डेंसिटी भी नहीं। ठीक, जो यहाँ के लेबर्स हैं भी, जो मिलते भी हैं, उनको पता नहीं कि कैसे प्लकिंग की जाती है, ये भी एक इशू है। ठीक है, अगला है करेक्ट मेथड नहीं है लोगों के पास गार्डनिंग करने का। इनकरेक्ट मेथड ऑफ गार्डनिंग, बागानी की तकनीकी का अभाव देखने को मिलता है। अगली प्रॉब्लम है अर्बनाइजेशन। शहरीकरण, क्योंकि ये एक टूरिस्ट पॉइंट है, अच्छा है, यहाँ पर तेजी से होटल, रेस्टोरेंट्स और ये सब चीजें बन रही हैं। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ये कुल्लू मनाली है ही है, इतना फेमस जगह है ना। और एक जगह है वहाँ बहुत खूबसूरत सी जगह, खज्जर है ना, खज्जर बहुत खूबसूरत जगह है। वहां पर ये लोग जो टी प्लांटर्स हैं उनको भारी पैसा दे करके उनकी जमीन खरीद ले रहे हैं, और वहां पर जहां पर चाय की खेती होती वहां पर अपना सेटलमेंट डाल दे रहे हैं। बढ़ते टूरिस्ट हब होने के कारण वहां पर तेजी से ये सब चीजें हो रही हैं, इस कारण से लैंड भी धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। अगली बात, दूसरी ब्रांड के साथ में कंपटीशन। ठीक है, जैसे इसको सबसे ज्यादा टक्कर देती है दार्जिलिंग और असम की चाय। दार्जिलिंग और असम की चाय की टेस्ट थोड़ा अच्छा होने के कारण, क्वालिटी थोड़ा इससे ज़्यादा बेहतर होने के कारण, भले इसमें मेडिसिनल क्वालिटी है लेकिन कौन दवाई पीना चाहता है। काढ़ा और चाय अगर तुम्हें दिया जाए, तुम काढ़ा पीना पसंद करोगे कि चाय, है ना। जाहिर सी बात है, अगर ठीक ठाक है हम तो हम लोग जो है चाय पीना ही पसंद करेंगे, काढ़ा अवॉइड करेंगे क्योंकि थोड़ा सा करछाता है। वही बात इसमें भी है, इसका टेस्ट जो है कम अच्छा है, थोड़ा कसैला चाय है, जैसे कसेली चाय होती थोड़ी सी उस तरह की। तो इस कारण से दार्जिलिंग, सिक्किम और असम वाली जो चाय है
वो इसकी मार्केट को तोड़ देती है। चल दवाई वालों के लिए जो काम है तो काम है, बस बाकी नहीं। इस कारण से भी जो किसान हैं वो डिमोटिवेट हो रहे हैं। उनको मार्जिन अच्छा नहीं मिल पाता है अपने प्रोडक्ट पर। तीसरी बात, राइजिंग प्लांटेशन ऑफ एप्पल टी। ठीक है, सेब के बागानों में वृद्धि, जहां पर बागानी खेती होती भी है, क्योंकि सेब में ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। चाय में जो है तुलनात्मक रूप से कम प्रॉफिट मिलता है। एप्पल थोड़ा स्टेपल क्रॉप है ना, एक बार लगा दिया लगा हुआ है, फल दे रहा है, उसमें ज्यादा लेबर की जरूरत नहीं है ना। तो इस कारण से वहां के जो किसान हैं अब एप्पल की खेती के लिए, ठीक है, अग्रसर हो रहे हैं। चाय की खेती छोड़ छोड़ करके सेब की खेती कर रहे हैं। इससे सेब का प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है, लेकिन चाय का प्रोडक्शन तो घट रहा है। ठीक है, अगली बात, हिमाचल की गवर्नमेंट खुद इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। चाय के लिए कोई योजना और कोई स्कीम नहीं लगा रही है ना, वो उसको इग्नोर कर रही है। राजनीतिक उपेक्षता, ये राजनीतिक रूप से उपेक्षित फसल है। सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है। सरकार इस समय इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर एकदम फोकस की हुई है। ठीक है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पर उतना ज़्यादा फंडिंग, उतना ज़्यादा कुछ नहीं सोच रही है, और जो सोच भी रही है तो इस पर नहीं सोच रही है। चाय को एकदम ऑर्फन करके रखा हुआ। कांगड़ा टी को भी जीआई टैग मिला है ना, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर कुछ एफर्ट नहीं मिल रहा है। ना केंद्र सरकार कुछ सोच रही है, ना राज्य सरकार ही कुछ सोच रही है। ठीक है, तो अब क्या करना चाहिए, अब बात आती है क्या करना चाहिए कि हम इस डूबती चाय की मार्केट को संजो सकें, क्योंकि कांगड़ा टी और कहीं नहीं उगाई जा सकती। ये पहाड़ी चाय है, एकदम प्योर पहाड़ी चाय। 13-15 डिग्री सेल्सियस के तापमान में भी उगती है आराम से। तो बताइए भाई, किसी के पास कोई आइडिया है? क्या किया जा सकता है? सबसे नीचे से स्टार्ट करें सर। राजनीतिक उपेक्षता जो दिखाई पड़ रही है, तो सरकार को पहले ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये मेडिसिनल बेनिफिशियल क्रॉप है, तो उस पे मतलब ध्यान देना चाहिए सरकार को भी, इसका ध्यान होना चाहिए इधर बढ़ाने के लिए। और जो लोग इसकी जमीन को खरीद रहे हैं, तो उनको भी थोड़ा सा मतलब प्रतिबंध लगाना चाहिए उनके ऊपर। तो फिर कैसे करेंगे विकास वहां का? नहीं, तो उसकी अपनी एक लिमिट है ना, उसके अपने एक दायरे बनाने चाहिए कि भाई इतना ज्यादा प्रोडक्शन हमारा इस चाय का हो रहा है, और जो कि अगर हम यहाँ पर विकास, सारा विकास कर लेंगे ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं करेंगे, तो क्या होगा कि मतलब वहां पर सारा इसका डिस्ट्रॉय हो जाएगा, सारा मार्केट खत्म हो जाएगा। और सिर्फ मार्केट खत्म नहीं हो जाएगा, जो मेडिसिनल यूज इसके हैं वो भी मतलब बाधित होंगे, वो भी हमको नहीं मिल पाएंगे, है ना। तो उन सब चीजों को एक गवर्नमेंट के द्वारा कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि इस पर एक बाउंडेशन लगे। नहीं, मतलब अर्बनाइजेशन को रोक दें। नहीं, रोकना अलग बात है, रोकना नहीं है। उस पर एक मतलब ना लगाम लगी होनी चाहिए, कि ये नहीं कि जितना चाहे उतना उसके ऊपर मतलब खरीदते चले जा रहे हैं उस जमीनों को, है ना। तो वो नहीं होना चाहिए। एक बाउंडेशन होनी चाहिए, एक लिमिट में ये सारी चीजें हों, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं ना, वो चीज होनी चाहिए। देखिए ज्यादा कम से कम कुछ तो मतलब इसका रोक लगेगा इसके ऊपर। हम्म, और स्टार्ट कर, हाँ।
तो मेन मुद्दे मतलब स्टार्ट तो यहाँ से कर सकते हैं। बाकी इनकी जो किस्में वगैरह हैं इस चाय की, उसको थोड़ा सा अच्छा कर सकते हैं कि मतलब अच्छी अगर हम किस्म पैदा करेंगे तो कम जमीन पर भी हमें अच्छी ज्यादा फसल उत्पादित हो पाएगी। ये भी कर सकते हैं। अच्छा, और और कोई बढ़िया बात? सर मजा आया इसकी सुन जो के। इसकी जो वैरायटी है सर, उसको थोड़ा सा अपग्रेड किया जाए। जैसे इसका जो आपने बताया कि अल्पकाल के लिए पत्तियों को तोड़ने का वो रहता है इसका समय कुछ, तो उसको अपग्रेड करके अगर एवरग्रीन टाइप का बनाया जाए तो वहां वही पर बात क्या इसमें जो है, है लेबर हाँ, की राइट उपलब्धता राइट, मिलेगी। वही बात कह रहे बिल्कुल। हैं, मतलब इसकी किस्म थोड़ा इसको अच्छा थोड़ा सा पैदा करना क्रॉस चाहिए। ब्रीड किया जाए, है ना? हम्म, इसको दार्जिलिंग चाय की स्ट्रेन से इसको हाइब्रिडाइज किया जाए, हम्म। और न्यू हाइब्रिडाइज एडवांस्ड वैरायटीज ऑफ कांगड़ा टी शुड बी डेवलप्ड, है ना? उसका भी And टेस्ट आ promote जाएगा। among the farmer to cultivate in the mountainous valley region as a evergreen crop, तो जाकर के काम बनेगा। बिल्कुल राहुल जी की यह बात बड़ी अच्छी लगी। बाकी एक बात आपकी भी अच्छी लगी बाबा, है ना? वो पहली वाली बात जो आपने कही वो भी सही बात लगी। नहीं सर, दूसरी वाली बात को जो है ना, किस्म वाली बात मैंने कही तो कि इसकी किस्म थोड़ी अच्छी की जाए। अर्बनाइजेशन वाली बात नहीं समझ में आई हमको, नहीं उसको वो कैसे रोका जा सकता है? हाँ, चलिए, उसको तो मैंने बताया ना कि एक बाउंडेशन लगा सकते हैं, इनके ऊपर लिमिटेशंस बना सकते हैं थोड़ी, है ना। बाकी जो किस्म वाली बात मैंने बताई कि किस्म नई नई पैदा कर सकते हैं, जैसे कि अच्छी अच्छी मतलब चाय इसमें ये पैदा कर हो। सकते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ टी जोन, हम्म ठीक है, और उनको प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्शन ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ टी जोन। जो एरिया पर चाय उत्पादित होती है वहां पर जो है उसको कुछ इस तरह की एक्टिविटी से मुक्त रखना। ये तरीके कुछ भी हो सकते हैं, मतलब करना यही है। हाँ, ठीक है, कि वहां पर केवल चाय ही नहीं, वहाँ मतलब अर्बनाइजेशन ही नहीं, वहां पर दूसरी फसलों को भी ना उगाया जाए, हम्म। है ना? अगर इस तरह के चाय को ही अगर बढ़ावा देना है इसको, तो उसके लिए ठीक है, तो एक चीज किया जाए, साथ ही साथ कि फिर लाभ ज्यादा मिले तो सरकार को, जब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में उसकी डिमांड अच्छी है तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को वहां पर प्रमोट करना चाहिए, जो जिससे कि इनकी जो है क्या कहते हैं माल ज्यादा मात्रा में उत्पादित हो। खरीदा जाए। वहीं पर रहेंगी तो उनका ट्रांसपोर्टेशन शुल्क कम पड़ेगा, और वो ज्यादा प्रॉफिट भी कमाएंगी, और ज्यादा मात्रा में क्या कहते हैं ये सब उगाया भी जाएगा। ठीक है, ये भी किया जा सकता है। तीसरी बात है ब्रांड प्रमोशन। ठीक है, इसके ब्रांड को प्रमोट किया जाना चाहिए ग्लोबली, इंटरनेशनल मार्केट में। इस देखो, हर कोई मीठी चाय नहीं पीना चाहता। जैसे पेप्सी कोका कोला लोग पीते हैं, तो कुछ लोग हैं वो पीते हैं, क्या नाम है, एक और मिरिंडा। आता है, मिरिंडा। नहीं मिरिंडा नहीं, वो भी तो मीठे होता है, एक और चीज अरे होती है अरे जो लोग पीते हैं, खारा होता है पीने में, कहते हैं सोडा। सोडा, है ना? हम्म तो सोडा भी पीने वाले लोग हैं, बस जो पेप्सी पीने वाले लोग हैं तो सोडा पीने वाले भी लोग हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि हर टेस्ट अलग अलग आदमी पीता है, तो जो इस तरह का टेस्ट पीने वाला आदमी होगा उस तक ये चाय को अगर पहुंचा दिया गया तो इसका फैन हो जाएगा। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं ऐसे, तो ब्रांड प्रमोशन के माध्यम से उनको टेस्ट लगाना, तो ये परमानेंट ड्रिंकर इसको मिल जाएंगे अपने, है ना? तो ब्रांड प्रमोशन भी एक बढ़िया, जिससे कि फ्लेवर की अवेयरनेस बढ़े। ठीक है, लोग कहें अरे वाह, है ना,
गजब चाय ही तो अलग है भाई, यही वाली पीनी है हमको तो। जगह जगह स्टॉल पे जहां बाकी चाय लगती है वहां पर इसको भी लगवाओ, धीरे धीरे मार्केट बन जाएगी। जो वाला नहीं पिएगा वो वाला पिएगा। इसके इसके बारे में सर जानते भी तो नहीं है लोग, जैसे इसको तो एडवर्टाइजमेंट मुझे में आप। मीठी चाय जैसे नहीं पसंद आती, तो मुझे मुझे हो सकता है अगर ये अगर आज तक तो कभी पीने को नहीं मिली है ना, लेकिन अगर हो सकता है पीने को मिले तो मुझे अच्छी लगे, है ना। मैं खुद बैठा हुआ हूँ, मुझे नहीं मिल रही, मुझे पता नहीं। अवेयरनेस होगी तो लोग ट्राई करेंगे। दूसरी चीज इसमें ये भी बताया जाए कि इसमें औषधीय गुण है भाई, इससे कोरोना की दवाई बन रही, HIV जिनको क्या कहते हैं उनको बताया जा रहा है, जिनको नहीं है उनके भी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंसी पैदा हो करेगा, तो इसको पियो। खांसी जुकाम की दवाई बनाई जाती है इससे, कफ सिरप बनाया जाता है इससे, ठीक है, कफ सिरप भी बनाया जाता है, खांसी जुकाम की दवाई बनाई जाती है। ये भी नहीं होगा वहां सर्दियों में इसको पियोगे तो ये भी एक माध्यम है। हाँ ऋतु जी बताइए। जैसे जो पॉइंट है एक प्राकृतिक आपदा और बागवानी की तकनीकियों का अभाव। हम्म हम्म। हाँ उसको उसको कैसे क्या कहते हैं जी, रोकेंगे, उसका भी तरीका तो है। हाँ, उसका एक तरीका ये है, जो ग्रीन हाउस जो सिस्टम चल रहा है या पॉली हाउस सिस्टम जो है, राइट, उसको हाँ यहाँ पे हाँ प्रोत्साहित किया जाए। तो जो हाँ। पॉली हाउस में भी वहां पर जैसे 6 लेयर या 7 लेयर जो सिस्टम लगाते हैं तो वो यहाँ पे लगाया जा सकता है। तो उससे बर्फबारी से भी बचाव होगा और अंदर का जो टेम्परेचर है राइट, उसको भी रेगुलेट किया जा सकता है। तो ये जो बहुत बढ़िया। प्राकृतिक आपदा को यहाँ पे बचाया जा सकता है। बाकी हिमस्खलन वगैरह एक बड़ी चीजें हो रही हैं, तो ऐसे उसके लिए भी और चीजें हैं, बाढ़ टाइप में लगा दी जाए, कोई डिवाइडर टाइप में लगा दिया जाए, तो उससे क्या होगा, जो भी हिम होगा वो भी बचेगा और साथ साथ में अंदर टेम्परेचर बना रहेगा। मतलब दोनों चीजें हैं, बर्फीली आंधियां चल रही हैं तो उनसे भी बचाव हो सकता है, बाढ़ टाइप में चारों तरफ से बना दी जाए हम्म तो हम्म छाया भी मिलती रहेगी इसको। हम्म। ठीक है, बहुत बढ़िया सोल्यूशन बताया ऋतु जी ने कि यहाँ पर ग्रीन हाउस या पॉली हाउस टाइप की संकल्पना डेवलप करके इसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं, प्लस कल्टीवेशन बढ़ा सकते हैं, प्लस जो है ये विंटर डोरमेंसी वाली जो दिक्कत है उससे भी बचाया जा सकता है। राइट, सही बात है। अगली बात, जो लेबर प्रॉब्लम है सेंट्रल गवर्नमेंट इसे खत्म कर सकती है। लेबर बैंक से वो टाई अप करा दे टी बोर्ड ऑफ इंडिया का, ठीक है। लेबर बैंक होती है कि केंद्र सरकार लेबर हर जगह से हायर करती है वहां पर और वो उनको कहीं भी देश में भेजती है, ठीक है। तो यहाँ पर कांगड़ा टी प्लांटर एसोसिएशन ये गठित हुई लेकिन ये असफल रही। ये है वहां का क्षेत्रीय है ना। लेकिन एक है टी बोर्ड ऑफ इंडिया, पूरे भारत में ये चाय के मतलब कि चाय के हर चीज को रेगुलेट करता है टी बोर्ड, ठीक है। 1953 में क्या कहते हैं इसका गठन किया गया था, ठीक है। 1953 में 31 सदस्यों वाली टीम होती है, जो पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं। इसमें मेजर टी प्रोड्यूसर्स होते हैं, बड़े लेवल के जो चाय उत्पादक होते हैं। अग्रणी चाय के जो लीडर होते हैं, चाय के पक्षधर, जैसे कांगड़ा टी प्लांटर एसोसिएशन का जो नेता होगा, है ना, ऐसे टाइप के लोग होते हैं। ब्रोकर्स होते हैं, हाँ, कंज्यूमर्स होते हैं, अच्छे चाय के जो बहुत बड़े लेवल के कंज्यूमर जो है, मतलब किसी को भी इसमें उठा करके रख लेते हैं, कहने का मतलब। सर गठन का ईयर क्या बताया था, टी बोर्ड ऑफ इंडिया? 53, ठीक है। 53
में एक्ट पास हुआ था 54 में गठित हुई थी, इसका जिसका पूरा ध्येय था कि चाय के प्रोडक्शन को भारत में बढ़ावा देना, और हर 3 साल में इसके सदस्यों को पुनर्चयनित किया जाता है, और इसका जो मुख्यालय है वो कोलकाता में है। ठीक है। एक्सपोर्ट प्रमोशन है ना, न्यू टेक्नोलॉजी इन्वेंशन, सजेशन, ब्रांड प्रमोशन है ना, और लैंड एरिया ऑक्यूपेशन, फाइनेंशियल असिस्टेंस टू टी वर्कर्स है ना, ये सारा काम करती है ये। ठीक है। टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करती है, डिजास्टर मैनेजमेंट में हेल्प करती है, इसका सारा जिम्मेदारी है ये। इसको लेबर बैंक से कनेक्ट कर दिया जाए कि जहां पर लेबर की कमी आ रही है, लेबर बैंक तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट की है, वो भेजेगी ही। टाई अप कर लिया जाए, टाई अप कर लिया जाए कि ये टी बोर्ड कहे कि भाई वर्कर्स को पेमेंट हम देंगे, आप हमें लेबर्स दीजिए। ठीक है। इस तरह से वो लेबर्स का भार भी नहीं रहेगा, ओवरऑल हमारा प्रोडक्शन भी अच्छा होगा। तो इन दोनों के बीच में, लेबर बैंक और टी बोर्ड के बीच में टाई अप की आवश्यकता है। तो इस तरह की समस्याओं को इससे समाधान किया जा सकता है। ठीक है। तो ये भी एक सोल्यूशन है। और कांगड़ा टी प्लांटर एसोसिएशन जैसे और भी ग्रुप्स की आवश्यकता है, किसान यूनियन की आवश्यकता है ना, जो अपने अधिकारों के लिए लड़ें, गवर्नमेंट पर दबाव बनाएं कि चाय के क्षेत्र को उपेक्षित न रखा जाए। टी प्लांटर्स को सब्सिडी मिलनी चाहिए, टी प्लांटर्स को मुआवजा मिलना चाहिए। अगर उनकी फसल बर्बाद हो जा रही है और हिमाचल की सरकार अगर उनको मुआवजा देती है तो वो इतना डिमोटिवेट नहीं होंगे कि इसकी खेती ना करें। ठीक है। तो ये कुछ इनके लिए सलूशन भी हैं जो काफ़ी इफेक्टिव हैं। अगली बात जो है 2012 में एक और बात, ओवरऑल चाय को राष्ट्रीय पेय घोषित करने की डिमांड की गई। ठीक है। लगातार इसकी डिमांड हुई। 2012 में एक नेशनल ड्रिंक ऑफ इंडिया चाय को घोषित कर दिया जाए। ठीक है। और इस पर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स, ठीक है, वाणिज्य एवं व्यापार पर जो संसदीय समिति है उसने कहते हैं रिकमेंड किया कि इसको जो है राष्ट्रीय पे घोषित किया जाना चाहिए। ठीक है। लेकिन अभी हालांकि ऐसा कोई स्टेटस को दिया नहीं गया है, क्योंकि गाय के दूध को दे देंगे हो सकता है ना, हमारी गवर्नमेंट उधर ज़्यादा दिमाग लगाती है। तो ये सब बातें थी। इसी के साथ में हम लोगों ने ये पूरा मुद्दा खत्म कर लिया, चाय का मामला खत्म। ठीक है। आगे जो है पढ़ाएंगे हम अगली बार, अब नया मुद्दा आज नहीं छेड़ेंगे। ठीक है। किसी कोई डाउट हो पूछ लीजिए, स्ट्रेंथ भी बहुत कम है वैसे भी। एक छोटी सी 10 बात मिनट बचे उस समय जो आपने सर बताई थी चाय के बारे में, जो रॉबर्ट ब्रूस ने खोजी थी, तो बंगाल के जंगलों में खोजी थी या असम के जंगलों में खोजी थी? असम के जंगलों में, वो असम घाटी में, नादन असम वैली खोजा था। जी सर। सर ये जो व्हाइट टी है ये केवल त्रिपुरा में ही क्यों उगा सकते हैं, बाकी जगह पे क्यों नहीं हो पाती सर ये? क्लाइमेटिक कंडीशन,
त्रिपुरा में उगाते हैं, एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ त्रिपुरा जैसे मिजोरम और मेघालय में भी कुछ, लेकिन वो बहुत कम है ना। त्रिपुरा में ही एक क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी है कि वहाँ पर उसको उगाते हैं, वहीं पर पॉपुलर है। अच्छा, एक क्वेश्चन और था सर, जैसे जो 95% जो उत्पादन था वो असम, बंगाल, वो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल क्षेत्र से था, तो इसमें आपने ये बताया दार्जिलिंग में 0.7% ही उत्पादन होता है, मतलब कंट्रीब्यूशन रहता है, हम्म और नीलगिरी गिरी का जो है वो 50 से 52% है, हम्म तो बाकी इसके बाद असम और कांगड़ा, मतलब असम इसके तो बाद सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। असम में कितना है सर? असम का एक्चुअल डाटा हमको नहीं याद है ना, लेकिन असम का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है, लगभग क्या कहते हैं, अब इसको देखना पड़ेगा जो एक्चुअल डाटा है, देखिए गूगल करके देखिए कौन कितना प्रोड्यूस करता है। नहीं, आपने 50% तो इसका बताया था, नीलगिरी का। वो एक्सपोर्ट का बताया था सर, एक्सपोर्ट जो होती है उसमें एक्सपोर्ट का 50% है। प्रोडक्शन बताया था मैंने, अच्छा 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 बाहर, अच्छा, बाहर एक्सपोर्ट होता है। और ये बाहर का एक्सपोर्ट का ही है। अच्छा, प्रोडक्शन सबसे ज्यादा असम में, हाँ ठीक है, वही थोड़ा ये कंफ्यूजन हो गया ना वही। ठीक है, कंफ्यूजन ठीक, होने धन्यवाद लगी। सर। ठीक है, चाय में बहुत ज़्यादा इशू नहीं था चीन की तरह, क्योंकि हम लोग वैसे भी इसको इग्नोर ही कर रहे हैं, है ना, देखा जाए तो, जबकि ये भी दूसरे नंबर पर बहुत मेजर कैश क्रॉप है इंडिया की। चलिए ठीक, और किसी कुछ पूछना है? सर कल नहीं, मॉर्निंग में क्लास होगी क्या सर? रख लो, आर्ट एंड कल्चर वाली। कल सैटरडे है वैसे। हाँ है लोग तो आएंगे, सैटरडे, रोने न लगे। रोना शुरू कर देंगे। हाँ, वो चीखना शुरू हो जाएगा, हम्म वो ये चीखना चिल्लाना शुरू कर देंगे फिर। एक तो ऐसे ही सब छुट्टी मांग के बैठे हैं, तो कहेंगे देखो जबरदस्ती, एक तो छुट्टी दिए नहीं, करे नहीं, ऊपर से ऊपर हमको छुट्टी जो को ही है पढ़ा दिया। छुट्टी पे पढ़ा दिया। है ना, हमारा नुकसान करने के लिए किए हैं तो। बैठे रहते हैं हमारा नुकसान करने को समय। अगर बाबा कुछ आदेश पारित करे तो काम हो जाएगा सर। तो बाबा, अरे रहने दे, हाँ भाई, रहने दो, मजा रहने दो, तुम ही क्या ले रहे हो करना। दोनों तरफ। नहीं, हम क्या मजा ले रहे हैं भाई। इधर इधर बोल देते कि तो पढ़ा दो, इधर बोल देते कि नहीं पढ़ना है, हमें छुट्टी चाहिए। फोन पे कहेगा कि ऐसा है, वो ऐसे ऐसे कह दो, और जब कोई अब उसका लिख दो, जो लिख देगा आदमी तो वो कॉपी पेस्ट हो जाता है फिर।